चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से डिफरेंट मेटल की हाफ सेल बनाकर उसको SHE से कनेक्ट करके डिफरेंट मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। जब आप डिफरेंट मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को SHE की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं तो उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये किसी मेटल की ये आपने हाफ सेल बनाई है, ठीक है, आपने इधर SHE बनाया है, ये SHE है। जब आप इसको वोल्ट मीटर से SHE से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वोल्ट मीटर पर आप मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE की हेल्प से कैलकुलेट कर ले जाते हैं। अगर उन सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जैसे डिफरेंट मेटल्स को, जैसे ये डिफरेंट मेटल्स आपको दिखाई गई हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये SRP का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका आपने सीखा है, लिख बा सर का नाम जल, मंजन कर फीसड कोनी, सन पब है CU, हापा GGTU। इसमें डिफरेंट मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज में जो रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है, अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है और इंक्रीज होने से ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है या जो स्ट्रेंथ है वो लगातार इंक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है कि वेरियस इलेक्ट्रोड्स के, मतलब वेरियस जो आपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। चलिए इसका क्या एप्लीकेशन होता है उसको समझ लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ECS की हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब किन एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है या कम है, उनकी कंपेयर की जा सकती है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो एप्लीकेशन होता है
टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल। मेटल की रिलेटिव एक्टिविटी मतलब उनकी रिएक्टिविटी को, रिलेटिव रिएक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल, ईसीएस की हेल्प से जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो ईसीएस सीरीज में लिखे होते हैं उनकी हेल्प से गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अगला एप्लीकेशन होता है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो आप इस ईसीएस की हेल्प से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी या नहीं, वो भी आप इससे डिसाइड करते हैं। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी हेल्प से आप ये भी कंसिडर कर पाते हैं कि दी गई रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। इसकी हेल्प से आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आप बढ़ाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ जाती है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। अगर इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कम कर दिया जाए, जितनी ज़्यादा वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होगी। ठीक है, लेकिन जो F2 है, F2 का हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसीलिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होती हैं वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं। वो अपने से नीचे वाली मेटल्स को इजीली डिस्प्लेस कर देती हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें अगला एप्लीकेशन टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी, कंपेरेटिव रिएक्टिविटी को कैसे डिसाइड करते हैं। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है वो अपने नीचे जो मेटल होती हैं उनको इजीली डिस्प्लेस कर देती हैं। रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो नीचे, जो उसके नीचे मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको इजीली डिस्प्लेस कर देती है। जैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसीलिए अगर जिंक के साल्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराई जा रही है तो मैग्नीशियम जिंक साल्ट से जिंक को डिस्प्लेस कर देगी। ऐसे ही जिंक आयरन के साल्ट से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप इनका ऑर्डर देखते हैं तो मैग्नीशियम के नीचे जिंक है और जिंक के नीचे आयरन है, आयरन के नीचे कॉपर है। इसका मतलब मेटल्स की कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव रिएक्टिविटी को डिसाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ECS। चलिए नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन होता है टू कैलकुलेट द EMF ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का EMF भी ECS की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो गैल्वेनिक सेल देखिए उसमें 2 हाफ सेल होती हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन हाफ सेल पर रिडक्शन होता है, इसे रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, ये लिखा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर होता है। ठीक है, अगर सेल का EMF हमें निकालना है तो EMF ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर EMF निकालना है तो SOP प्लस SRP, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जिस
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर जो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू है जी, या जितना स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए तो सेल का ईएमएफ कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर उसमें नेगेटिव साइन लगा दें तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, देखिए जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, यहाँ आप देख रहे हैं वी नो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, आपको उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो उस वैल्यू में आप माइनस का निशान अगर लगा दें तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है। इसीलिए आप ये भी जो ईएमएफ ऑफ सेल है जो अभी आपने पढ़ा एसओपी प्लस एसआरपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप जानते हैं अगर मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करना है तो इसमें आप माइनस निशान लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, अब आपने क्या करा है, प्लस वाला पार्ट मैंने पहले लिख लिया है, ईएमएफ बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई एनोड। या आप देखते हैं जो कैथोड है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो लेफ़्ट हैंड जो दो हाफ सेल होती हैं, उसमें जो लेफ़्ट वाली सेल होती है वो आप एनोड होती है, और जो राइट हैंड पर आप लेते हैं उसे आप कैथोड लेते हैं। ओके, चलिए इसे नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर कोई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या ईएमएफ है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, या सेल का ईएमएफ क्या है, या कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल विच इन्वॉल्व फॉलोइंग सेल रिएक्शन। कोई सेल है जिसमें ये आपके पास ये दो हाफ सेल हैं। ठीक है, इसमें एक में जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। इसमें कोई जिंक का साल्ट है, इसमें सिल्वर का साल्ट, इन्होंने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, दोनों सोल्ट को वोल्टमीटर से जोड़ दिया, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसे सेल का ईएमएफ बोला जा रहा है, तो वो कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्वेश्चन ये इक्वेशन दे रखी है आपको, Zn + 2Ag प्लस इज इक्वल टू Zn + 2 और +2Ag। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें Zn का Zn + 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ गिवन वैल्यू आपको दे रखी है, इस पर नोट का निशान लगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड Zn + 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है जिंक के लिए। लेकिन आप दूसरे वाली में भी देखते हैं आप Ag+ में कन्वर्ट दिखा रखा है, तो ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें आपको करना क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हैं तो आप पहले उसे सोल्व करने से पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है तो इसका यहाँ साइन बदल देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे ई स्टैंडर्ड Zn + 2 Zn। ठीक है, अब रिडक्शन दिखाया गया है और इसे माइनस निशान लगाकर ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने बना लिया। ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag + Ag इसका भी आपने बना लिया, इसको भी पहले लिख के इसका साइन बदल दिया आपने, प्लस कर दिया, तो दोनों ही आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास ये दो वैल्यू दी हैं, इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है,
तो मैं एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ। जो वैल्यू कम होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू कम है उसे एनोड लेते हैं, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए इसमें 0.80 है, ये -0.76 वोल्ट है। तो इन दोनों वैल्यू में कौन सी कम है? ऊपर वाली कम है। तो जो वैल्यू कम होती है उसको एनोड लिया जाता है और जो वैल्यू ज़्यादा है उसे कैथोड। तो अब EMF इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, EMF इज इक्वल टू कैथोड की वैल्यू कौन सी है? ये वाली, इतना 0.80 वोल्ट माइनस, ठीक है, और ये कितना है? वैल्यू कितनी देर की है? -0.76 वोल्ट। इसको आपने ये कर दिया माइनस माइनस प्लस, तो आप देखेंगे 1.56 वोल्ट क्या है इसका EMF आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये EMF पॉजिटिव आ रहा है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल वर्क अपने आप ही कर रही है। और अगर यहाँ माइनस आ जाता तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आप स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, आप उसको भी इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन और भी ये दिया है नीचे, ठीक है, इसको भी आप सेल्फ नोट करेंगे। वैसे आप देख रहे होंगे इसमें भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यहाँ भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, क्योंकि Cu2 + Cu में कन्वर्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड Ag + Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं स्टैंडर्ड, और यहाँ आपको 0.34 दिया है, ये आपको 0.80 वोल्ट दिया है। आप सोच रहे हैं इसमें एनोड कैथोड कैसे डिसाइड करेंगे? जो वैल्यू कम है वो एनोड, इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू कम है? ऊपर वाली, तो ये एनोड होगा, और ये वैल्यू क्या होगी? ये कैथोड होगा। तो फॉर्मूला वही लगाओगे, EMF इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस तरीके से आप इसका EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल यहाँ तक आपने, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, टू प्रिडिक्ट द वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन। मतलब कोई मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगी या नहीं देगी, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आप कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि मेटल विच आर प्लेस्ड अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में कौन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ऐसे ही कैल्शियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है? कैल्शियम ऊपर है, इसीलिए कैल्शियम एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। लेकिन अगर आप कॉपर और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर भी मेटल है जैसे कि कैल्शियम था, लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन देखी जाए तो कॉपर के नीचे हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर मेटल कम रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता। मतलब जब लेस रिएक्टिव कॉपर मेटल है तो हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर देगी, इसीलिए रिएक्शन इस तरीके से जो दिखाई गई है पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इससे ये निकलता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं वो एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए इसमें वो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसमें अगर आप किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज इसलिए नहीं हो पाती है, होनी चाहिए लेकिन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है H2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन की बात करते हैं। अगर EMF आपने कैलकुलेट किया सेल का, वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कुछ, तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। अगर EMF की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। इसका मतलब सेल जो है माइनस में वर्क थोड़ी ना करेगी भाई, अगर काम कर रही है सेल, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे निकल रहा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और अगर उसे उल्टी देनी पड़े सेल को तो फिर क्या है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये करना है।